नमस्कार मित्रों, कोटा ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे जो है मनोविज्ञान के महत्वपूर्ण तथ्य जो हमारे चल रहे हैं, महत्वपूर्ण क्वेश्चन हमारे चल रहे हैं, उनमें दूसरी क्लास है। तो 61 नंबर के प्रश्न से हम लोग करने वाले हैं और बहुत अच्छी क्लासेज है। आप रेट के लिए, फर्स्ट ग्रेड के लिए, सेकंड ग्रेड के लिए, जिसकी भी तैयारी कर रहे हो सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। और साइकोलॉजी में बहुत सारे क्वेश्चन मैं आप लोगों को करवाने वाला हूं, तो आप निश्चित रूप से इन क्वेश्चन को जरूर से जरूर तैयार करके जरूर जाइएगा। चलिए पहला प्रश्न यहाँ पर देखते हैं। और पहला प्रश्न ये है, मतलब 61 नंबर का प्रश्न है। इससे पहले पहले वाले वीडियो में 60 क्वेश्चन मैं करवा चुका हूं आपको, तो पहले उस वीडियो को जरूर देखें, फिर इनको भी देखें। ठीक है, तो चलिए 61 नंबर का प्रश्न है, मानव मस्तिष्क को प्रतीकों के कुशल प्रयोग के प्रणाली, प्रतीकों के कुशल प्रयोग के प्रणाली जिसके द्वारा ज्ञान प्रवाहित होता है के रूप में देखा जा सकता है। के रूप में देखा जा सकता है। एक बार फिर पढ़िए इस क्वेश्चन को। मानव मस्तिष्क को प्रतीकों के कुशल प्रयोग के प्रणाली के रूप में जिसके द्वारा ज्ञान क्या होता है, प्रवाहित होता है, के रूप में देखा जा सकता है। यानी कि मानव मस्तिष्क ऐसा है जिसमें ज्ञान प्रवाहित होता है, ऐसे प्रतीकों के रूप में देखा जा सकता है। तो साथियों, ये इस दृष्टिकोण को क्या कहा जाता है? तो इस दृष्टिकोण को कहा जाता है सूचना प्रक्रम दृष्टिकोण। क्या कहा जाता है? सूचना प्रक्रम दृष्टिकोण कहा जाता है। तो याद रखना, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन बहुत कम देखने को मिलते हैं आपको यूट्यूब चैनल पर। आप लोग इन्हें जरूर पढ़ के जाइएगा भाई, तैयारी करके जाइएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है 62 नंबर का। अंतर्दृष्टि या सूझ द्वारा सीखना सिद्धांत किसने दिया था? ये तो बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है और आप लोग पढ़ते भी होंगे। तो कोहलर के द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा? कोहलर के द्वारा। अंतर्दृष्टि या सूझ द्वारा सीखना सिद्धांत किसने दिया था? कोहलर ने दिया था। 63 नंबर का प्रश्न है, निकटस्थ विकास का क्षेत्र यानी कि ZPD की अवधारणा द्वारा दी गई थी। किसके द्वारा दी गई थी? ये दी गई थी वाइगोत्स्की के द्वारा। किसके द्वारा दी गई थी? वाइगोत्स्की के द्वारा दी गई थी। निकटस्थ विकास का क्षेत्र ZPD भी कह देते हैं, शॉर्ट में भी आ जाता है ये। ZPD की अवधारणा किसके द्वारा दी गई थी? तो याद रखना, वाइगोत्स्की के द्वारा दी गई थी। साथियों देखो, बहुत बार आया हुआ प्रश्न है ये, है ना, 2020 में आया हुआ प्रश्न है। 64 नंबर का प्रश्न है, दी मोरल जजमेंट ऑफ द चाइल्ड। दी मोरल जजमेंट ऑफ द चाइल्ड पुस्तक के लेखक इनमें से कौन है? तो पुस्तक के लेखक इनमें से जीन पियाजे हैं। कौन है? जीन पियाजे हैं। याद हो जाएगा क्या? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब 65 नंबर का प्रश्न आता है। और 65 नंबर का प्रश्न ये देखो, अच्छे प्रश्न है सारे के सारे प्रश्न, और आपको इन सभी प्रश्नों को अच्छे से पढ़ के जाना है भाई। ठीक है ना? चलिए देखिए 65 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने अधिगम को व्यवहार के परिणाम स्वरूप व्यवहार में परिवर्तन कहा? बहुत तगड़ा प्रश्न है यार। अधिगम को व्यवहार के परिणाम स्वरूप व्यवहार में परिवर्तन कहा है। किसने कहा है? गिलफोर्ड ने। किसने कहा? गिलफोर्ड ने कहा है। एक बार फिर मैं पढ़ रहा हूं क्वेश्चन को, आपको भी ध्यान देना है। अधिगम को व्यवहार के परिणाम स्वरूप व्यवहार में परिवर्तन कहा है। किसने कहा है? ये गिलफोर्ड के द्वारा कहा गया है। 66 नंबर का प्रश्न है, सीखना व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की एक प्रक्रिया है। डेफिनेशन है, सीखना व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की एक प्रक्रिया है। यह कथन किस शिक्षाविद के द्वारा दिया गया है? तो यह कथन जो है स्किनर के द्वारा दिया गया है। किसके द्वारा दिया गया है? स्किनर के द्वारा दिया गया है। याद करना इसको, है ना। सीखना व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की एक प्रक्रिया है। यह कथन किसने दिया है? स्किनर ने दिया है। 67 नंबर का प्रश्न है, व्यक्ति तब तक नहीं सीख सकता जब तक वह तत्पर न हो। व्यक्ति तब तक नहीं सीख सकता जब तक वह तत्पर न हो। यह किसने कहा था? यह थॉर्नडाइक ने कहा था। किसने कहा था? थॉर्नडाइक ने। व्यक्ति तब तक नहीं सीख सकता जब तक वह तत्पर न हो। तो किसने कहा? थॉर्नडाइक ने कहा।
68 नंबर का प्रश्न है, करके सीखना ही अर्थपूर्ण अधिगम है। करके सीखना ही अर्थपूर्ण अधिगम है, यह कथन किसके द्वारा दिया गया है? तो यह कथन जॉन डीवी के द्वारा दिया गया है। किसके द्वारा दिया गया है? जॉन डीवी के द्वारा। किसके? करके सीखना ही अर्थपूर्ण अधिगम है, यह कथन किसके द्वारा दिया गया है? जॉन डीवी के द्वारा दिया गया है। तो ये हो गए हमारे 68 प्रश्न। बढ़ते हैं आगे। अब आता है 69 नंबर का प्रश्न है। 69 नंबर का प्रश्न क्या कहता है? खुद की विचार प्रक्रिया पर सजगता तथा समझ है। खुद की विचार प्रक्रिया क्या है? सजगता तथा समझ है। ये बात किसने कही? मेटा कॉग्निशन समझ है। तो ये क्या है? मेटा कॉग्निशन इसको कहा जाता है। खुद की विचार प्रक्रिया पर सजगता तथा समझ है, इसे क्या कहेंगे? मेटा कॉग्निशन कहेंगे इसको। ठीक है, नहीं मिलता ऐसा प्रश्न। 70 नंबर का प्रश्न है, उन्नत संगठक या अधिगम वृद्धि के संगठन के लिए आव्यूह ये मूलभूत धारणा किसकी थी? डेविड आशुबेल की। किसकी मूल धारणा थी? डेविड आशुबेल। याद करना फिर, उन्नत संगठक या अधिगम वृद्धि के संगठन के लिए आव्यूह ये मूल धारणा किसकी थी? डेविड आशुबेल की मूल धारणा थी। 71 नंबर का प्रश्न है, किसके अनुसार प्रेरणा सीखने के लिए राजमार्ग है? किसके अनुसार प्रेरणा जो है सीखने का राजमार्ग है? तो स्किनर के अनुसार प्रेरणा क्या है? सीखने का एक राजमार्ग बताया गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न आता है अपना, ये देखिए अगला प्रश्न है 72 नंबर का प्रश्न है। देखो, सीखना विकास की प्रक्रिया है। सीखना विकास की प्रक्रिया है, यह कथन किसके द्वारा कहा गया है? वुडवर्थ के द्वारा। ये कथन किसने कहा है? वुडवर्थ ने कहा है। सीखना विकास की प्रक्रिया है, किसने कहा? वुडवर्थ ने कहा है। चलिए आगे बात करते हैं, स्कीमा का मतलब क्या होता है? बहुत बार पूछा गया प्रश्न है। स्कीमा का मतलब क्या होता है? लंबे समय के याददाश्त में सूचना के संगठित पैकेट का एकत्रित होना। लंबे समय के याददाश्त में सूचना के संगठित पैकेट का एकत्रित होना। याद रखना, स्कीमा का मतलब क्या होता है? लंबे समय के याददाश्त में सूचना के संगठित पैकेट का क्या होना? एकत्रित होना ही क्या है? स्कीमा होता है। अगला प्रश्न है 74 नंबर का, 11 या 12 वर्ष की आयु में बालक की नसों में ज्वर उत्पन्न उठता रहता है, मतलब क्रोध या जोहार उठता रहता है, ये कथन किशोर अवस्था के लिए सी कमेटी ने कहा है। किशोर अवस्था के लिए कौन सी कमेटी ने कहा है? हेडो कमेटी ने। किसने कहा? हेडो कमेटी ने कहा है। याद करना इसको, 11 या 12 वर्ष की आयु में बालक की नसों में ज्वार उठना शुरू हो जाता है। ठीक है ना, 11-12 वर्ष की आयु में जो है बालक की नसों में क्या हो जाता है? ज्वार उठना क्या हो जाता है? स्टार्ट हो जाता है, उठना शुरू हो जाता है। तो यह कथन किशोर अवस्था के लिए कौन सी कमेटी ने कहा था? हेडो कमेटी के द्वारा यह बात कही गई थी। 75 नंबर का प्रश्न है, आदतें, ज्ञान और अभिवृत्तियों को अर्जित करने की प्रक्रिया ही सीखना है। आदतें, ज्ञान और अभिवृत्तियों को अर्जित करने की जो प्रक्रिया है वही क्या है? सीखना है। किसने कहा? क्रो एंड क्रो के द्वारा ये बात कही गई है। ये कथन किसका है? क्रो एंड क्रो का है। तो आपको याद होना चाहिए, आदतें, ज्ञान इंपॉर्टेंट भी है, मैं आपको बता दूं, ये आदतें, ज्ञान और अभिवृत्तियों को अर्जित करने की प्रक्रिया क्या है? सीखना है। तो ये किसने कहा? क्रो एंड क्रो ने कहा है। याद करना इसको। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब 76 नंबर का प्रश्न है। 76 नंबर का प्रश्न क्या कहता है? देखो, 76 नंबर का प्रश्न, इस विचार को कि विकास के किसी भी पड़ाव पर कोई भी वस्तु सिखाई जा सकती है। विकास के किसी भी पड़ाव पर कोई भी वस्तु सिखाई जा सकती है, किस विचारक ने अभिव्यक्त किया है? यह विचार किसने अभिव्यक्त किया है कि विकास के किसी भी पड़ाव पर कोई भी वस्तु सिखाई जा सकती है? तो किसने अभिव्यक्त किया है? जोरम ब्रूनर। किसके द्वारा अभिव्यक्त किया गया है? जोरम ब्रूनर के द्वारा अभिव्यक्त किया गया है। अगला प्रश्न है 77 नंबर का, अनुभव तथा प्रशिक्षण के द्वारा व्यवहार का उन्नयन अधिगम है। अनुभव तथा प्रशिक्षण के द्वारा व्यवहार का उन्नयन अधिगम है, ये बात किसने कही थी? गेट्स और अन्य ने कही थी। ये बात किसने कही? गेट्स एवं अन्य के द्वारा। अनुभव तथा प्रशिक्षण के द्वारा व्यवहार का उन्नयन क्या हो जाता है? अधिगम हो जाता है। किसने कहा? गेट्स
एवं अन्य के द्वारा कही गई। 78 नंबर का प्रश्न है दी कंडीशंस ऑफ लर्निंग। दी कंडीशंस ऑफ लर्निंग पुस्तक के लेखक इनमें से कौन है? रॉबर्ट गेने। इनमें से कौन है? रॉबर्ट गेने पुस्तक के लेखक हैं। दी कंडीशंस ऑफ लर्निंग पुस्तक के लेखक कौन है? रॉबर्ट गेने हैं। याद हो जाएगा। अगला प्रश्न है 79 नंबर का, सीखना व्यक्ति में एक परिवर्तन है। सीखना व्यक्ति में एक परिवर्तन है जो उसके वातावरण के परिवर्तनों के अनुसरण में होता है। सीखना व्यक्ति में एक परिवर्तन है जो उसके वातावरण के परिवर्तनों के अनुसरण में होता है। यह कथन देने वाले कौन है? ई ए पिल। ई ए पिल। एक बार फिर बता रहा हूं, सीखना व्यक्ति में एक परिवर्तन है जो उसके वातावरण के परिवर्तन के अनुसरण में होता है। किसने कहा? ई ए पिल के द्वारा ये बात कही गई है। चलिए 80 नंबर के प्रश्न को देखते हैं। अब 80 नंबर का प्रश्न ये रहा आपके सामने और बहुत अच्छा प्रश्न है। ये प्रश्न क्या कहता है? बच्चे अपने वातावरण के साथ संबंध बनाते हुए अपनी समझ का विकास कर लेते हैं। बच्चे अपने वातावरण के साथ संबंध बनाते हुए अपनी समझ का विकास कर लेते हैं। यह कथन किसका है? जीन पियाजे का कथन है। किसका कथन है? जीन पियाजे का। 81 नंबर का प्रश्न है उपलब्धि अभिप्रेरणा का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है? उपलब्धि अभिप्रेरणा का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? मैक क्लीलैंड के द्वारा। मैक क्लीलैंड के द्वारा ये सिद्धांत दिया गया था। 82 नंबर का प्रश्न है एक आंतरिक मानसिक दशा जो किसी व्यवहार को आरंभ करने तथा बनाए रखने के लिए प्रवर्त करती है वो क्या कहलाती है? अभिप्रेरणा कहलाती है। भैया ये भी डेफिनेशन इस तरह की भी आ सकती है, ठीक ना। सीखना ही नहीं हो सकता। एक आंतरिक मानसिक दशा जो किसी व्यवहार को आरंभ करने तथा बनाए रखने के लिए प्रवर्त करती है वो होती है अभिप्रेरणा। ठीक है। अगला प्रश्न है 83 नंबर का, प्रेरक प्राणी में विद्यमान शारीरिक और मनोवैज्ञानिक दशाएं जो उसे निश्चित विधियों के अनुसार कार्य करने के लिए उत्तेजित करती है। ये परिभाषा किसने कहा? गेट्स और अन्य ने परिभाषा दी है। प्रेरक जो होते हैं, जो प्रेरक है ना भैया, वो प्राणी में विद्यमान शारीरिक और मनोवैज्ञानिक दशाएं हैं जो निश्चित विधियों के अनुसार कार्य करने के लिए उसे उत्तेजित करती है। जो प्रेरक होते हैं वो उत्तेजित करते हैं। ये बात किसने कही? गेट्स एवं अन्य के द्वारा ये बात कही गई है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला प्रश्न आता है अपना यहाँ पर 84 नंबर का प्रश्न है। देखो, अभिप्रेरणा की व्याख्या जन्मजात मूल प्रवृत्तियों के आधार पर की जा सकती है। बहुत तगड़ी बात कही गई है। अभिप्रेरणा की व्याख्या जन्मजात मूल प्रवृत्तियों के आधार पर की जा सकती है। 3rd ग्रेड में आया हुआ प्रश्न है। ये बात किसने कही थी? विलियम मैकडूगल के द्वारा ये बात कही गई थी। याद कर लेना इनको अच्छे से ढंग से। अभिप्रेरणा की व्याख्या जन्मजात मूल प्रवृत्तियों के आधार पर की जा सकती है। किसने कहा था? मैकडूगल ने। मूल प्रवृत्तियां जहां आ जाती है वहां मैकडूगल ही आता है। ठीक है। 85 नंबर का प्रश्न है अभिप्रेरणा हमारे क्यों का उत्तर देती है। यह कथन किसका है? अभिप्रेरणा जो है हमारे क्यों का उत्तर देती है। यह कथन किसका है? क्रेच व क्रेचफील्ड का कथन है। किसका कथन है? क्रेच व क्रेचफील्ड का कथन है। 86 नंबर का प्रश्न है मूल प्रवृत्तियों को अनसीखी अभिप्रेरणा किसने कहा? मूल प्रवृत्तियों को अनसीखी अभिप्रेरणा किसने कहा था? वुडवर्थ के द्वारा कहा गया था। किसके द्वारा कहा गया था? वुडवर्थ के द्वारा। मूल प्रवृत्तियों को अनसीखी अभिप्रेरणा कहा है वुडवर्थ ने। 87 नंबर का प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है भाई। 87 नंबर का प्रश्न इंपॉर्टेंट है। अभिप्रेरणा जो है एक मनोवैज्ञानिक या आंतरिक प्रक्रिया है। अभिप्रेरणा क्या है? एक मनोवैज्ञानिक है और आंतरिक प्रक्रिया है जो आवश्यकता से उत्पन्न होती है। जो आवश्यकता से क्या होती है? उत्पन्न होती है और ऐसी क्रिया की ओर ले जाती है जो आवश्यकता को संतुष्ट करती है। ऐसी क्रिया की ओर ले जाती है जो आवश्यकता को क्या करती है? संतुष्ट करती है। यह कथन किसका है? लोवेल का कथन है। किसका कथन है? लोवेल का कथन है। एक बार फिर पढ़ते हैं इसको। अभिप्रेरणा के बारे में बताया गया है ये, ठीक है ना। अभिप्रेरणा के बारे में बात कही गई है। देखो, अभिप्रेरणा जो है एक मनोवैज्ञानिक एवं आंतरिक प्रक्रिया है। अभिप्रेरणा क्या है? एक मनोवैज्ञानिक और आंतरिक प्रक्रिया है जो आवश्यकता से उत्पन्न होती है और ऐसी क्रिया की ओर ले जाती है जो आवश्यकता को संतुष्ट करती है। तो किसने ये बात कही है? ये लोवेल के द्वारा ये बात कही गई है।
अगला प्रश्न आता है 88 नंबर का प्रश्न है। देखो 88 नंबर का प्रश्न क्या है, व्यक्ति उन मनोदेहिक गुणों का वह गत्यात्मक संगठन है। व्यक्तित्व क्या है, अब व्यक्तित्व के बारे में ये बात कही गई है, तो व्यक्तित्व के बारे में क्या बात कही गई है, व्यक्तित्व उन मनोदेहिक गुणों का वह गत्यात्मक संगठन है जो वातावरण के साथ अपूर्व समायोजन निर्धारित करता है। अपूर्व समायोजित क्या करता है, निर्धारित करता है। यह कथन किस मनोवैज्ञानिक का है, आलपोर्ट का कथन है। किसका है, आलपोर्ट का कथन है। एक बार मैं फिर पढ़ रहा हूं, इसको ढंग से पढ़ लेना, ठीक है। व्यक्तित्व जो है उन मनोदेहिक गुणों का वह गत्यात्मक संगठन है जो वातावरण के साथ अपूर्व समायोजन निर्धारित करता है। यह कथन किस मनोवैज्ञानिक का है, यह कथन है आलपोर्ट का कथन है। किसका कथन है, आलपोर्ट का कथन है। याद हो जाएंगे प्रश्न, याद कर लेना इन प्रश्नों को, अच्छे से पढ़ लेना भाई, है ना। देखो 89 नंबर का प्रश्न है, अच्छा प्रश्न है 89 नंबर का। निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम ये बताया कि व्यक्ति चिंताओं से बचने के लिए रक्षा युक्तियों का उपयोग करता है। रक्षा युक्तियां बहुत सारी है ना, आप जानते होंगे। जैसे मान लीजिए हम कोई भी बहाना मारते हैं तो वो रक्षा युक्तियां हैं। नाचना आने आंगन टेढ़े वाली बात जहां आ जाती है ना, वो वाली बात है, ठीक है ना। मैं तो पढ़ रहा था, अरे पर ऐसा हो गया, बचने वाली बातें हैं। तो निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम ये बताया कि व्यक्ति जो है चिंताओं से बचने के लिए रक्षा युक्तियों का उपयोग करता है। किसने कहा था सबसे पहले, किसने बताया था, सिगमंड फ्राइड के द्वारा ये बात हमें बताई गई थी। अगला प्रश्न है 90 नंबर का, व्यक्तित्व का मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था, सिगमंड फ्राइड के द्वारा। व्यक्तित्व का जो मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत है वो किसने दिया था, सिगमंड फ्राइड के द्वारा दिया गया था। 91 नंबर का प्रश्न है, व्यक्तित्व एवं सांस्कृतिक प्रतिरूप नामक पुस्तक किसने लिखी थी, J.S. फ्लांक। किसके द्वारा लिखी गई थी, J.S. फ्लांक। व्यक्तित्व एवं सांस्कृतिक प्रतिरूप जो पुस्तक है वो J.S. फ्लांक के द्वारा लिखी गई थी। 92 नंबर का प्रश्न है, बुद्धि एक सार्वजनिक क्षमता है। बुद्धि एक सार्वजनिक क्षमता है जिसके सहारे व्यक्ति उद्देश्यपूर्ण क्रिया करता है तथा समायोजन स्थापित करता है। यह कथन किस मनोवैज्ञानिक का है, एक बार फिर पढ़ते हैं। बुद्धि एक सार्वजनिक क्षमता है जिसके सहारे व्यक्ति उद्देश्यपूर्ण क्रिया करता है तथा समायोजन स्थापित करता है। यह कथन किस मनोवैज्ञानिक का है, यह कथन वेक्सलर या वेशलर का कथन है, वेशलर का कथन है, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आता है अपना 93 नंबर का प्रश्न है, बहुत प्यारा प्रश्न है भैया ना। देखो 93 नंबर का प्रश्न है, संवेगात्मक बुद्धि को 4 क्षेत्रों में संवेगों के साथ तर्क करने की क्षमता के रूप में परिभाषित किया जाता है। संवेग को अनुभव करना, इसे विचार में एकीकृत करना, इसे समझना, इसे प्रतिबंधित करना, ठीक है। तो ये बात किसकी है, मेयर एवं सलोवे की बात है। ये किसकी बात है, मेयर एवं सलोवे की। 94 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से इमोशनल इंटेलिजेंस पुस्तक के लेखक कौन थे, डेनियल गोलमैन। इमोशनल इंटेलिजेंट जो पुस्तक है, इमोशनल इंटेलिजेंस पुस्तक के लेखक कौन है, डेनियल गोलमैन, ठीक है। 95 नंबर का प्रश्न है, फेमस ऑफ माइंड द थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस। फेमस ऑफ माइंड द थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंट पुस्तक के रचयिता कौन है, एच गार्डनर। गार्डनर, ठीक है, याद रखना ये दो पुस्तकों के नाम है। इमोशनल इंटेलिजेंस पुस्तक के लेखक का नाम है गोलमैन और फेमस ऑफ माइंड द थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस पुस्तक का नाम, पुस्तक के रचयिता है एच गार्डनर, ठीक है। बेसल आयु, यह प्रश्न बहुत बार पूछा गया है। बेसल आयु किसके मापन से संबंधित है, बुद्धि। बेसल आयु जो है किसके मापन से संबंधित है, बुद्धि, ठीक है, याद हो जाएगा। बेसल आयु किसके मापन से संबंधित है, बुद्धि से संबंधित है, ठीक है। चलिए 97 नंबर का प्रश्न आ जाता है अब। देखो 97 नंबर का प्रश्न है, मानसिक आयु की अवधारणा को विकसित किया था। मानसिक आयु की अवधारणा को किसने विकसित किया था, बिने के द्वारा विकसित किया गया था, याद हो जाएगा। मानसिक आयु की अवधारणा को किसने विकसित किया था, बिने के द्वारा विकसित किया गया था।
अगला प्रश्न है, बुद्धि लब्धि संप्रत्यय विकसित किया था। बुद्धि लब्धि का जो संप्रत्यय किसने विकसित किया था? टर्मन के द्वारा विकसित किया गया था। ठीक है, पहले तो याद रखो मानसिक आयु की अवधारणा को विकसित किसने किया? बेने ने। ठीक है, और बुद्धि लब्धि संप्रत्यय को विकसित किसने किया था? टर्मन ने। याद हो जाएगा ना। अगला प्रश्न है 99 नंबर का, निम्न में से इमोशनल इंटेलिजेंस पुस्तक के लेखक कौन है? इमोशनल इंटेलिजेंस पुस्तक के लेखक, इमोशनल इंटेलिजेंस पुस्तक के लेखक हैं डेनियल गोलमेल। ये हमने पहले भी देख लिया है, इसका नाम पहले भी आ गया था एक क्वेश्चन। 100 नंबर का प्रश्न है, बुद्धि कार्य करने की एक विधि है। बुद्धि का अर्थ है प्रतिभा का प्रयोग करना। यह कथन किस मनोवैज्ञानिक का है? वुडवर्थ का कथन है। किसका है? वुडवर्थ का। बुद्धि कार्य करने की एक विधि है। बुद्धि कार्य करने की एक विधि है। बुद्धि का अर्थ है प्रतिभा का प्रयोग करना। यह कथन किस मनोवैज्ञानिक का है? वुडवर्थ का कथन है। 101 नंबर का प्रश्न है, पुस्तक वर्किंग विद इमोशनल इंटेलिजेंस, पुस्तक का नाम क्या है? वर्किंग विद इमोशनल इंटेलिजेंस, यानी कि संवेगात्मक बुद्धि के साथ कार्य के लेखक कौन है? डेनियल गोलमेल। क्या नाम है? डेनियल गोलमेल। तो याद रखना, वर्किंग विद इमोशनल इंटेलिजेंस या संवेगात्मक बुद्धि के साथ कार्य, पुस्तक के राइटर कौन है? डेनियल गोलमेल। ठीक है, याद हो जाना चाहिए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अब अगला प्रश्न है 102 नंबर का प्रश्न है। देखो 102 नंबर का प्रश्न क्या कहता है? बुद्धि इन 4 शब्दों में निहित है: ज्ञान, आविष्कार, निर्देश और आलोचना। बुद्धि इन 4 शब्दों में क्या है? 100% इन 4 शब्दों में ज्ञान, आविष्कार, निर्देश और आलोचना। ये कथन किस मनोवैज्ञानिक का है? अल्फ्रेड बिने का कथन है। किसका है? अल्फ्रेड बिने का ये कथन है भाई। 103 नंबर का प्रश्न है, संपूर्ण व्यक्तित्व का पूर्ण रूपेण एवं सामंजस्य पूर्ण कार्य करना या करते रहना ही मानसिक स्वास्थ्य है। यह परिभाषा किसके द्वारा दी गई थी? हेडफील्ड के द्वारा यह परिभाषा दी गई थी। एक बार फिर देखो, संपूर्ण व्यक्तित्व का पूर्ण रूपेण एवं सामंजस्य पूर्ण कार्य करना, करते रहना ही मानसिक स्वास्थ्य है। ये किसने कहा? हेडफील्ड के द्वारा ये बात कही गई है। 104 नंबर का प्रश्न है, मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान नियमों का समूह है। मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान नियमों का क्या है? समूह है, जो व्यक्ति को स्वयं तथा दूसरों के साथ शांति से रहने के योग्य बनाता है। ये किसने कहा था? कॉलसैनिक के द्वारा ये कहा गया था। एक बार फिर देखो, मानसिक स्वास्थ्य जो है विज्ञान के नियमों का समूह है, जो व्यक्ति को स्वयं तथा दूसरों के साथ शांति से रहने के योग्य बनाता है। ये बात किसने कही? कॉलसैनिक ने ये बात कही है। अगला प्रश्न है 105 नंबर का प्रश्न क्या कहता है? मानसिक स्वास्थ्य वास्तविकता के साथ, वास्तविकता के धरातल पर वातावरण से पर्याप्त सामंजस्य करने की योग्यता है। यह परिभाषा लेडेल के द्वारा कही गई थी। किसके द्वारा? लेडेल के द्वारा यह परिभाषा दी गई है। ठीक है, चलिए 106 नंबर के आ जाते हैं। 106 नंबर का प्रश्न है, 106 नंबर का प्रश्न है, मानसिक स्वास्थ्य संपूर्ण व्यक्तित्व की पूर्ण तथा समरूप क्रिया है। मानसिक स्वास्थ्य क्या है? संपूर्ण व्यक्तित्व की पूर्ण तथा समरूप क्रिया है। यह परिभाषा किसके द्वारा दी गई थी? हेडफील्ड के द्वारा यह परिभाषा दी गई थी भाई। किसके द्वारा दी गई थी? हेडफील्ड के द्वारा यह परिभाषा दी गई थी। एक बार फिर देख लीजिए, मानसिक स्वास्थ्य संपूर्ण व्यक्तित्व की पूर्ण तथा समरूप क्रिया है। यह परिभाषा किसने दी थी? ये परिभाषा हमें हेडफील्ड के द्वारा दी गई थी। याद हो जाएगा। 107 नंबर का प्रश्न है, समायोजन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा कोई जीवधारी अपनी आवश्यकताओं तथा इन आवश्यकताओं की संतुष्टि से संबंधित परिस्थितियों में संतुलन बनाए रखता है। यह परिभाषा सेफर के द्वारा दी गई है। एक बार फिर देखो, समायोजन के लिए कहा गया है, समायोजन जो है वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा कोई जीवधारी अपनी आवश्यकताओं तथा इन आवश्यकताओं की संतुष्टि से संबंधित परिस्थितियों में संतुलन बनाए रखता है। वो किसने कहा? सेफर ने कहा है। 108 नंबर का प्रश्न है, समायोजन एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। समायोजन एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति अपने एवं वातावरण के मध्य संतुलन बनाए रखने के लिए अपने व्यवहार में परिवर्तन करता है। समायोजन क्या है?
एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। समायोजन एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति अपने वातावरण के मध्य संतुलन बनाए रखने के लिए व्यवहार में परिवर्तन करता रहता है। ये परिभाषा किसने दी थी? गेट्स एवं अन्य के द्वारा ये परिभाषा दी गई थी भाई। ठीक है, तो चलिए अब आगे अगला प्रश्न आता है। 109 नंबर का प्रश्न है और 109 नंबर का प्रश्न क्या कहता है? देखो 109 नंबर का प्रश्न कहता है मानसिक आरोग्यता के विज्ञान को आरंभ करने का जो श्रेय दिया जाता है, मानसिक आरोग्यता के सिद्धांत को शुरू करने का जो श्रेय दिया जाता है वो C.W. बियर्स को दिया जाता है। किसको दिया जाता है? C.W. बियर्स। 110 नंबर का प्रश्न है मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान का अभिप्राय मानसिक स्वास्थ्य के नियमों की खोज करना है। मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान का अभिप्राय क्या है? मानसिक स्वास्थ्य के नियमों की खोज करना और उसके संरक्षण के लिए उपाय करना अथवा बतलाना है। ये परिभाषा किसने दी है? ड्रेवर के द्वारा ये परिभाषा दी गई थी। तो एक बार फिर देखिए, मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान का अभिप्राय क्या है? मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान का अभिप्राय है मानसिक स्वास्थ्य के नियमों की खोज करना और उसके संरक्षण के लिए उपाय करना अथवा बतलाना ही मानसिक स्वास्थ्य होता है। तो ये परिभाषा दी थी, ड्रेवर के द्वारा परिभाषा दी गई थी। ठीक है साथियों, तो ये आज हमने जो है 60 नंबर से लेकर के 110 नंबर तक, 61 नंबर से लेकर के 110 नंबर तक प्रश्न किए हैं। इसके बाद के जो प्रश्न है वो हम लोग अगले वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, और पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए। इन प्रश्नों को जरूर पढ़ के जाइएगा, ठीक है? और अच्छा लगे तो वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।